हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं एक बार फिर से आदित्य कुमार द ऑप्टिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूँ एक नए टेस्ट सीरीज़ को, जो कि ये लगातार आपके क्वेश्चन साइंस वाले जो हैं, ये आपको लगातार इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सारे क्वेश्चंस को हल किया जाता है। और इसके जो भी मैंने ऑप्शन वाइज क्वेश्चंस होंगे, जो एक टेस्ट मत समझ लीजिए आप लोग कि ये टेस्ट सीरीज चल रहा है आपका। और इस टेस्ट सीरीज में आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि आपके न्यू पैटर्न पे जो 80 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं साइंस के, वो किस तरीके के आने वाले हैं। और मैं अभी लगातार 3-4 वीडियो में मैं आपको आज पूछे गए नए सवालों को मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और ऐसे ऐसे आने वाले वीडियो में, मेरे 3-4 वीडियो में, ये आपके सारे नए सवालों को मैं इसमें बता दूंगा आपको। और ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाता है मैं इसको भी आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से पहला सवाल जो आपका दिया गया साइंस का पेपर का 2023 वाला पेपर का, ये मैं हल करा रहा हूँ अभी आपको। और इससे रिलेटेड सारे सवालों को मैं बताऊंगा कि ऑप्शन में और क्या क्या क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो सबसे पहला सवाल जो दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो दोस्तों अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा? ए। दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया है दोस्तों उत्तल लेंस। तो दोस्तों उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहेंगे दोस्तों? ये जो उत्तल लेंस आपको दिख रहा है, ये उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। और बाईफोकल लेंस जो है, और इन दोनों की अगर बात करें हम लोग देखने के, अवतल लेंस को निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। और दूर दृष्टि दोष को जब आपको दूर करना होगा तो आप उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ये जो आपको बाईफोकल लेंस डी ऑप्शन पे दिख रहा है, ये बाईफोकल लेंस जरा दूरदर्शिता दोष को दूर करने के लिए काम आता है। तो दोस्तों इसके सारे ऑप्शन को मैंने बता दिया और इसके क्वेश्चंस को भी मैंने बताया। अवतल लेंस को निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए लगाया जाता है, उत्तल लेंस को दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लगाया जाता है, और बाईफोकल को जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए लगाया जाता है। आते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दोस्तों दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे। जिससे स्पेक्ट्रम प्राप्त जब होती है हमारी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के बाद में, उसमें 7 रंग मिलते हैं। और ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं? शॉर्ट फॉर्म अगर याद करें तो बै जा नी ह पी ना ला, ठीक है। जिसमें बैगनी, जामुनी, हरा, इसके बाद पीला, नीला और लाल। पीला, नारंगी और ऊपर में जाएगा तो लाल, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। बै से मतलब हो गया बैगनी, ज से हो गया जामुनी, नी से हो गया नीला, ह से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी और ला से हो गया लाल। ये हमारे 7 रंग पाए जाते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है तरंग दैर्घ्य। दोस्तों अगर देखें तो सबसे जो ऊपर वाला रंग होता है ना, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अर्थात दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है दोस्तों सबसे अधिक पाया जाएगा। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और सबसे नीचे वाला जो रंग होता है वो होता है बैगनी, और इस बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है दोस्तों? सबसे कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा दोस्तों? सबसे कम होगा। और ये हरा जो है स्पेक्ट्रम के बीच का रंग होता है। बात आ गया समझ में? ये जो आपको हरा दिखाई दे रहा है ये स्पेक्ट्रम के बीच का रंग है, और बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। उसी तरीके से चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हमने बैगनी, लाल और हरा से रिलेटेड सवालों को बता दिया हुआ है। पीला से रिलेटेड अभी सवाल नहीं आया हुआ है, तो इसी के चलते मैं आपको आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? तो दोस्तों 2 सवाल यहाँ से आते हैं। पहला सवाल आता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को कैसे जोड़ना चाहिए? तो आपको जोड़ना चाहिए प्रतिरोधकों का मान बढ़ाने के लिए इसे जोड़ा जाना चाहिए श्रेणी क्रम के अंदर। और श्रेणी क्रम ऑप्शन में है नहीं, तो आपका इसमें का आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। समानांतर क्रम में जोड़ा जाने के लिए प्रतिरोध का मान कम लाने के लिए समानांतर क्रम में आप जोड़ेंगे। समानांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में जो आता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस उपकरण के अंदर धन यानी कि प्लस का चिन्ह और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो दोस्तों कुंडली नामक जो चिन्ह होती है, कुंडली नामक जो उपकरण होता है, इसमें जो होता है आपका प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन चिन्ह नहीं होता है। आपका आंसर पे टिक लगा दिए गए हैं, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर डी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी दोस्तों ध्यान देना, अभिसारी किरण पुंज को समतल दर्पण पर आपतित होती हैं। एक अभिसारी किरण पुंज यदि समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज कैसी होगी? तो दोस्तों आपको पता है कि समतल दर्पण में जो जैसा रहता है वो सही दिखाता है। तो यदि वो किरण पुंज अभिसारी है तो वो दर्पण में प्रतिबिंब भी जो बनेगा वो भी कैसा बनेगा? वो प्रतिबिंब भी बनेगा जो अभिसारी दोस्तों बनेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। समना किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं हमारे पास। पहला किरण पुंज क्या होता है? अपसारी किरण पुंज, दूसरा किरण अभिसारी किरण पुंज और तीसरा क्या होता है? समानांतर किरण पुंज। 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं दोस्तों। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो दोस्तों जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक की अगर बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक दोस्तों होता है वेबर। आइए दोस्तों देख लेते हैं और किस किस चीज़ का एसआई मात्रक आपको दिया गया है ऑप्शन के अंदर। पहला दिया है वाट। तो वाट जो दोस्तों होता है जो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ध्यान देंगे, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। दूसरा ऑप्शन में जूल दिया हुआ है जो कि ये विद्युत ऊर्जा या कार्य का एसआई मात्रक होता है। न्यूटन जो आंसर दिया हुआ है दोस्तों, न्यूटन ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, और बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन आपको एलिमिनेट के तरफ हमने कर दिया हुआ है और ये चारों ऑप्शन के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होगा, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होगा या कार्य का एसआई मात्रक जूल होगा, और तीसरा ऑप्शन में वेबर जो कि अभी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है, और जो न्यूटन है दोस्तों वो बल का एसआई मात्रक होगा और कार्य का एसआई मात्रक होता है। सॉरी, कार्य का नहीं, भार का। आगे देखेंगे दोस्तों, एक ए मीटर के 0 तथा 2 एम्पियर के अंकों के बीच 20 विभाग हैं। तो ए मीटर का अल्पतांक कितना होगा? तो आप इसको 2/20 कर लेंगे, अर्थात आपका आंसर जो निकल के आने वाला है 0.1 एम्पियर आने वाला है। आगे देखेंगे दोस्तों, इन दोनों को भाग कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, यदि कई प्रतिरोध समानांतर में हो और उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, अभी हमने बताया कि प्रत्येक प्रतिरोध से कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उसको समानांतर क्रम में जोड़ना होता है, और प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना होता है। अर्थात उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जब प्रतिरोध समानांतर में हो तो, और प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा दोस्तों? कम हो जाएगा। बात क्लियर हो गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फल पकाने वाला हार्मोन कौन से होते हैं दोस्तों? तो अब ध्यान रखेंगे, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होगा? अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका फल पकाने वाला हार्मोन। तो फल पकाने वाला हार्मोन दोस्तों होता है आपके पास एथिलीन, जो कि एकमात्र गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। पादप हार्मोन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन हो जाएगा, और चौथा एब्सिसिक एसिड जो होता है, और उसके बाद ये 5वां जो होता है एथिलीन होता है। ऑक्सिन जो होता है दोस्तों वो पौधे की रेखीय वृद्धि में काम आता है, और एब्सिसिक एसिड जो है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या बोलते हैं दोस्तों? वृद्धि रोधक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन एथिलीन से आएगा, जिसको हम लोग क्वेश्चन पूछता है कि एकमात्र गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाता है एथिलीन। बात क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, हमने सारे क्वेश्चंस को इसमें समझा दिया हुआ है। जिब्रेलिन क्या करता है दोस्तों? पौधे की जीर्णता को कम करता है। उसमें जिब्रेलिन में जिब्रेलिक अम्ल पाया जाता है, इसके चलते वो पौधे की जीर्णता का मतलब सूखने उखने वाले में उसको मतलब जल के स्तर को उसमें वो क्या करता है? बनाए रखता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में काम करता है, दीर्घन में काम करता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि गोबर छाता क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, गोबर छाता एक मृत जीवी होता है। गोबर छाता एक मृत जीव, इसमें पोषण पाया जाता है, तो गोबर छाता मृत जीवी होता है। परजीवी किसे कहते हैं जो दोस्तों? वैसे जीव जो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। और स्वपोषी किसे कहते हैं? जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, उसको हम लोग स्वपोषी कहेंगे, और परजीवी दूसरे जीवों पर डिपेंड करेंगे। शैवाल एक प्रकार का कवक होता है, आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है ओजोन का आणविक सूत्र। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ओजोन के एक परमाणु के अंदर ऑक्सीजन के 3 परमाणु स्थित होते हैं, अर्थात ओजोन का जो फॉर्मूला निकल के आएगा दोस्तों वो O3 निकल के आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाएगी?
तो कवक एक मृतजीवी पोषण पाया जाने वाला प्राणी होता है। तो कवक में जो होता है दोस्तों मृतजीवी पोषण पाया जाता है। अगला पॉइंट, गोबर छाता एक मृतजीवी ही पौधा है और वही गोबर छाता एक प्रकार का फंजाई जो कि कवक होता है दोस्तों। इसलिए उसका आंसर जो होगा मृतजीवी होगा। और कवक में पोषण की विधि की अगर बात करें तो वो भी पर मृतजीवी पोषण पाया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, परिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। और एक दिशीय क्यों होता है जरा ध्यान दीजिए। एक दिशीय हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर सबसे पहले तो स्वपोषी आते हैं, उत्पादक जिसे हम लोग कहेंगे कि जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसको हम लोग उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं परिस्थितिकी तंत्र के अंदर, उत्पादक। उसके बाद आते हैं अगर पेड़ पौधे को कोई खाता है, जैसे हो गया पेड़ पौधे, जैसे घास पत्ते को कौन खाता है, कीट। कीट को हम लोग बोलेंगे प्रथम उपभोक्ता। कीट से किसको ऊर्जा मिलेगी, कीट को अगर खाता है मेढक तो मेढक को ऊर्जा मिल जाएगी। और मेढक को अगर सांप खाता है तो सांप को ऊर्जा मिल जाएगी। और सांप को अगर चीलबाज खाते हैं तो चीलबाज को ऊर्जा मिलेगी। तो इस तरीके से ऊर्जा का जो प्रवाह होता है दोस्तों ये 1/1 होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में जो होता है 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि इसमें क्या पाए जाएंगे। इसमें 4 बेस में पाए जाते हैं। 4 बेस में कौन कौन से होते हैं अभी मैं आपको समझा देता हूँ। वो 4 बेस में कौन कौन से होते हैं। पहला होता है दायां नीलय, दूसरा बायां नीलय, तीसरा दायां अलिंद और चौथा बायां अलिंद। तो 2 अलिंद और 2 नीलय होते हैं। आगे क्वेश्चन कहा गया है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो सबसे हमारा करीबी संबंधी जो होता है वो दोस्तों होता है चिंपैंजी। चिंपैंजी बंदर की एक प्रजाति है, उनसे ही हम लोग मनुष्यों का विकास हुआ। इसी के चलते हम लोग के सबसे करीबी संबंधी के रूप में किन्हें जाना जाता है, चिंपैंजी को जाना जाता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दूध से दही बनने की निम्नलिखित में से कौन सी विक्रिया होती है। तो दूध से दही बनने के लिए दोस्तों कीड़ोना विक्रिया होती है। आगे दोस्तों देखते हैं, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता क्या आएगी। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या जब 19 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप तोड़ लीजिए। तो यदि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ें तो मिलता है 2 8 8 1, 2 8 10 18 1 19 हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता होती है इसकी अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखेंगे 2 8 8 1, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी संयोजकता दोस्तों कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो दोस्तों हमारी एल्केन जो होता है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n दोस्तों जो फार्मूला आपको दिया है कि ऑप्शन के अंदर, ये होता है एल्कीन का फार्मूला। ये किसका फार्मूला है दोस्तों, एल्कीन का फार्मूला है। और CnH2n-2 जो ये फार्मूला दिया गया है ये दोस्तों दिया गया है वो है एल्काइन का फार्मूला। एल्केन में सिंगल बॉन्डिंग होती है कार्बन कार्बन के बीच, और एल्कीन में डबल बॉन्डिंग होती हैं, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्डिंग होती हैं। तो एल्केन हो जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में, और जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें पाए जाते हैं, जिससे एल्कीन हो गया और एल्काइन हो गया, तो ये होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या दोस्तों जो होती हैं वो होती हैं 9। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 9 होती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। 19 जो होती है परमाणु संख्या दोस्तों वो होती है पोटेशियम की। हालांकि ऊपर में लिखा गया है यहाँ पे 17 नंबर सवाल में आप अगर देखें तो उसको पता चल जाएगा आपको कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है, 19 है। और यहाँ पे दी है 29। तो जो दोस्तों कॉपर की परमाणु संख्या होती है वो दोस्तों होती है 29। बात क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो आप दोस्तों पता है आप लोगों को कि अम्ल की परिभाषा जो होती है, तो जो विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करे, तो नीले को जो लाल करता है उसको हम लोग अम्ल बोलेंगे, और लाल को जो नीला करे उसको हम क्षार बोलेंगे। और अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, और क्षार का पीएच मान होता है दोस्तों 7 से अधिक। तो ये देखेंगे क्वेश्चन में कहा गया कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा, तो लाल को नीला करने का काम किसका है, क्षार का है। और क्षार का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, 7 से अधिक होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, बी।
7 जो होता है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है और अम्ल का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है, परमाणु भार क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, सॉरी, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8 और परमाणु भार होता है उसका दुगुना यानी कि 16। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। तो बक्साइट दोस्तों एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है, तो ध्यान रखेंगे इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। Hg किसका संकेत होता है दोस्तों, पारा का होता है और पारा के अयस्क को सीने बार कहते हैं। आगे दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है लोहा, तो लोहा का संकेत Fe होता है और लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है और पारा का जो अभी हमने बताया उसका परमाणु संख्या 80 होगा। और लोहे के अयस्कों की अगर बात करें तो लोहा का अयस्क महत्वपूर्ण अयस्क की बात करें तो हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इसके प्रमुख अयस्क में आते हैं। लास्ट में दिया है ऑप्शन जेडन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों जिंक या जस्ता, और जिंक का अयस्क का नाम अगर बात करें प्रमुख तो जिंकाइट होता है। अब ध्यान रखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम दोस्तों क्या होगा, तो धातु में सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कॉपर, उसके बाद जिंक। तो अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा वो दोस्तों बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 24 नंबर सवाल में आपसे पूछा गया है कि Fe2O3 + 2Al चिन्ह के बाद Al2O3 + 2Fe निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब दोस्तों देखेंगे ध्यान से, इसमें चीज़ों का विस्थापन हो रहा है। अब ध्यान दीजिए कि एक का विस्थापन हुआ कि दो का विस्थापन होता है। देखिए लास्ट में दोस्तों कितने लोग निकले यहाँ पे बाहर में केवल एक बार निकला हुआ है Fe, अर्थात एक ही वस्तुओं का विस्थापन हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया Fe। इसका आंसर जो आएगा विस्थापन अभिक्रिया केवल करिए आप, क्या करेंगे दोस्तों, केवल विस्थापन अभिक्रिया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि रक्त का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि एक प्रोटीन है, अर्थात आपका आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाए। हिपेरिन जो होता है दोस्तों रक्त के बहाव में मदद करता है, और जो फाइब्रिनोजन जो यहाँ पे दिया हुआ है वर्णक वो खून को रक्त को जमाने में सहायक होता है। हिपेरिन रक्त का बहाव करेगा, रक्त को जमने नहीं देता है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 26 नंबर सवाल में कहा क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। तो आपको पता है दोस्तों कि पौधे का पत्तियों का या रंग वो चाहे पौधे हरे क्यों होते हैं, तो वो आपको पता है कि वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं, अर्थात क्लोरोफिल का रंग जो होता है वो हरा होता है। दांत का कठोरतम भाग क्या होता है दोस्तों, दांत जो बनते हैं वो डेंटाइन के बनते हैं, लेकिन इसके ऊपरी भाग पर सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनामिल, जिसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। अगर यही क्वेश्चन होता है कि दांत बनते किसके हैं तो डेंटाइन का आंसर हो जाता है दोस्तों। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप समझेंगे। अगला क्वेश्चन है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो थायरोक्सिन आपको पता है कि थायरोक्सिन जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, ये दोस्तों पाया जाता है गले के अंदर। और ये गले में किस तत्व की अधिकता होती है उसमें, तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन को आपको संश्लेषण करना है तो उसमें आयोडीन की आवश्यकता होती है, अर्थात इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। तो आयोडीन की कमी से ही आप देखें तो आयोडीन की कमी से घेंघा भी रोग हो जाता है, तो घेंघा के लिए थायरोक्सिन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है। अब घटक का यदि उदाहरण की बात करें तो सबसे एकोशिकीय जीव अब घटक होते हैं। सबसे छोटे जीव में कौन आएगा दोस्तों, कवक हो जाएगा, ये अब घटक है। पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है दोस्तों, तो ये आपको पता ही है कि पृथ्वी पर मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या होता है दोस्तों, सूर्य होता है। मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा दोस्तों, सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का हिस्सा नहीं है। तो पर्यावरण में दोस्तों क्या नहीं होती, क्यों इसमें पूछा नहीं क्यों, कौन सा हिस्सा है। तो वायुमंडल भी पर्यावरण का हिस्सा होता है, जलमंडल भी होता है और स्थलमंडल भी होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वन परिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। तो एक वन परिस्थितिकी की अगर बात करें तो सबसे पहले घास आएगा, घास के बाद क्या आ जाएगी, बकरी खाएगी घास को, अगर जंगल की बात करें, बात क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद बकरी को कौन खा जाएगा, बकरी को खा जाएगा शेर या बाघ, कोई भी जानवर खा सकते हैं, है कि ना। अतः मुख्यतः वन परिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो 3 पोषीय स्तर की, अगर हम लोग 3 पोषीय स्तर की बात करेंगे, पहले हो जाएगा घास, उसके बाद बकरी, बकरी को खा जाएगा बाघ या शेर, कोई भी चीता उता खा सकता है। तो 3 पोषीय स्तर हमारे परिस्थितिकी तंत्र में वन परिस्थितिकी में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं हाइड्रोकार्बन। बात क्लियर हो गया। अम्लराज किसका किसका होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है, जिसका अनुपात 3:1 होता है।
आगे दोस्तों देखेंगे हैलोजन। वर्ग 17 के तत्वों को हम लोग हैलोजन कहते हैं और आयनिक यौगिक बनते हैं धातु और अधातु के संयोग से। बोरॉन की परमाणु, बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी की किस वर्ग में आते हैं? तो बोरॉन और एल्युमिनियम आवर्त सारणी के 13वें वर्ग के प्राणी हैं। प्राणी नहीं बल्कि सॉरी दोस्तों ये तत्व हैं। मूत्र का पीला रंग जो होता है वो दोस्तों होता है यूरोक्रोम के कारण। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आज अपने 35 सवालों को देखा अच्छी तरीके से और अगले क्लास में हम लोग 35 के आगे के क्वेश्चंसों को देखेंगे और हम अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।